बदनाम है कोई, बदनाम है कोई। हेलो एवरीवन, हम आगणियन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर हमारे उत्तराखंड की हॉस्टल हॉरर स्टोरी के लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से सबसे पहले अभय के साथ इंसिडेंट्स होना शुरू हुए और फिर उसके रूममेट रोनित के साथ। लेकिन रोनित वहां पर अकेला नहीं था। अमन जो उसके ऊपर नजर रख रहा था, उसने देखा कि एक और लड़की इन्वॉल्व है जिसका नाम है नेहा। नेहा जो कि उसी कॉलेज में सेकंड ईयर आर्किटेक्ट की स्टूडेंट थी। लेकिन वो यहाँ क्या कर रही थी, ये सवाल अब भी अमन के मन में घूम रहा था। रोनित और नेहा एक दूसरे को जानते हैं, नहीं जानते हैं, कैसे इनका सेम स्पॉट पर कनेक्शन बैठा है और वो किस तरह की पूजा वहां पर कर रही थी, ये सारे सवाल अमन के दिमाग में और शायद आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। तो ये बढ़ते हैं इस कहानी में आगे। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो आप हमारी इन दी गई आईडीज पर या फिर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करो। सबसे पहली बात, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हम लोग अब 500 के फैमिली हो गए हैं, तो ये आप लोग की तरफ से एक गिफ्ट है मेरे लिए, क्योंकि मेरा बर्थडे है इसी मंथ के अंदर। लेकिन बहुत जल्दी हम लोग को मिलियन क्रॉस करना है, इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और इन स्टोरीज को शेयर करें मैक्सिमम लोगों तक। तो अब अमन जो हमारा शेरलॉक होम्स है, उसके शक के दायरे में 2 लोग आ चुके थे। रोनित का तो कई दिनों से पीछा कर रहा था, उस पर नजर रख रहा था, लेकिन नेहा, उसे समझ में आ गया था कि अब आगे उसे जो भी क्लू मिलेगा या इंफॉर्मेशन मिलेगी वो नेहा के थ्रू ही मिलेगी। और अब उसने रोनित से अपना फोकस हटाकर नेहा के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। उसे पता लगा कि नेहा गर्ल्स हॉस्टल में रूम नंबर 23 में रहती है, लेकिन यहाँ अमन के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो गर्ल्स हॉस्टल में एंटर नहीं कर सकता था। बट फिर भी उसने नेहा का पीछा करना शुरू किया। उसने ऑब्जर्व किया कि नेहा अपने साथ हमेशा एक ब्लैक कलर की डायरी कैरी किया करती थी, और जैसा हर कॉलेज के आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स करते हैं, कॉलेज के अलग अलग हिस्सों में बैठकर वो कुछ डिजाइन्स वगैरह ड्रॉ करते हैं। और ठीक उसी तरह एक दिन नेहा भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होता है उसके गार्डन में बैठकर उस ब्लॉक का एलिवेशन बना रही थी ड्राफ्ट पेपर पे, जो बड़ा आपके पास चार्ट पेपर टाइप होता है। वो अपने काम में लगी हुई थी, उसकी डायरी भी उसके पास में ही रखी हुई थी कि तभी उसके साथ वाली एक स्टूडेंट आती है और उसे जल्दबाजी में उठकर कहीं चलने को कहती है। उसके साथ साथ जाने के चक्कर में अपनी डायरी वहीं पर भूल जाती है, और अमन जो छुपकर उसको देख रहा था, उसे इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। उसने चारों तरफ देखा, वहां पर कोई भी नहीं था। वो भागकर वहां पहुंचा, उसने वो डायरी उठाई और उसके पेजेस को पलट कर उनकी फोटोज लेना शुरू की। वो जितना जल्दी और जितनी सारी फोटोज ले सकता था उसने फोटोज ली, फटाफट से उस डायरी को वापस रखा और वहां से भाग गया। वहां से सीधा वो अपने रूम में पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने हर एक फोटो को एनालाइज करना शुरू किया। उसने फोटोज इतनी जल्दी खींची थी कि कुछ फोटोज क्लियर थी, कुछ फोटोज ब्लर थी, लेकिन हर एक फोटो को जूम कर करके अच्छे से एनालाइज कर रहा था। उस डायरी में नेहा ने बहुत कुछ लिख रखा था, और वहीं से अमन को मिला नेहा और रोनित के बीच का कनेक्शन, जो कि था बॉयज हॉस्टल का रूम नंबर 17। उसमें लिखा हुआ था कि उन लोगों को एक प्रोजेक्ट मिला था जहां पर उनको नए बने हुए हॉस्टल के जो फ्लोर प्लान होता है वो बनाना था, डोर अलाइनमेंट्स हो गए, रूम मेजरमेंट्स हो गए, और उसके अलावा उसका एलिवेशन वगैरह का काम था। और इसी वजह से नेहा गई थी रूम नंबर 17 में। नेहा उस रूम में गई तो अकेली थी, लेकिन शायद जब वो वापस निकली तो उसके साथ कोई आ गया था, और इसी वजह से शायद वो भी रोनित की तरह उस मंदिर पर आया करती थी। उसने आगे की इमेजेस को स्क्रॉल करना शुरू किया और उसकी नजर जाकर टिकी एक इमेज पर जिसे नेहा ने ड्रॉ किया हुआ था। उसमें उसने कुछ सिंबल्स बना रखे थे, पिलर्स, जैसे जले हुए लकड़ी के पिलर्स होते हैं कुछ इस तरह के, और उसने एक मंदिर बना रखा था जिस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी, बस उस मंदिर के बीच में से एक पीपल का पेड़ निकल रहा था और एक रस्सी वहां पर पड़ी हुई थी, और साथ में वहां लिखा हुआ था, उसे पूजा नहीं अस्तित्व चाहिए। उसने जितनी भी फोटोज खींची थी उन सारी फोटोज में उसे सिर्फ काम की यही इंफॉर्मेशन मिल पाई। बाकी सभी पेजेस के अंदर रेगुलर चीजें लिखी हुई थी। अब उसको कनेक्शन तो मिल गया था, और उसके बाद उसने वापस से रोनित पर ही नजर रखना शुरू किया, क्योंकि वो उसके लिए आसान काम था।
नेहा का पीछा वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं कर सकता था। उसने पेशेंस रखा और फिर वो दिन आया जिस दिन रोनित और नेहा की मुलाकात हुई, वो भी अमन की आंखों के सामने। रोनित नेहा से टकराया और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। नेहा ने उसे देखा, वो उसके पास गई और सिर्फ 1 सेकंड के लिए दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उसके बाद नेहा ने एक चिट्ठी रोनित के हाथों में थमा दी। रोनित ने वो चिट्ठी अपनी जेब में डाल ली और चुपचाप वहां से चला गया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को शायद जानते नहीं हैं और सिर्फ आपस के एक दूसरे के बीच में ये चिट्ठी के ट्रांसफर के लिए ही वो इस पॉइंट पर आए थे। जैसे होता ना, एक गैंग का मेंबर दूसरे मेंबर को ना जानते हुए भी उसके साथ चीजों का एक्सचेंज करता है। एग्जैक्टली वैसा ही इनका ट्रांजैक्शन लग रहा था। अब उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है ये तो आपके दिमाग में चल रहा होगा और अमन के दिमाग में तो बहुत ही ज्यादा चल रहा था। ये उसके लिए जानना बहुत जरूरी हो गया था कि आखिर उस चिट्ठी में नेहा ने अमन को क्या लिख कर दिया है। और इसी वजह से उसने डिसाइड किया कि आज रात को जब रोनित अपने कमरे से बाहर जाएगा तो वो चुपचाप उसके कमरे में जाकर पढ़ेगा कि उस चिट्ठी में क्या है। रात को जब रोनित पर नजर रखने के लिए वो उसके कमरे के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि रोनित कहीं गया ही नहीं है, बल्कि उसने अपने कमरे में 4-5 फर्स्ट ईयर के लड़के बिठा रखे हैं और उन्हें वो एक धुन सुना रहा है, एक हमिंग साउंड जो रोनित खुद गुनगुनाया करता था। और आज वो जो हमिंग साउंड सुना रहा था वो ऐसी थी कि जिसे सुनकर अमन भी हिप्नोटाइज सा फील कर रहा था। करीब 15 मिनट तक यही चलता रहा। फिर वो सारे लड़के उठकर अपने अपने रूम में चले गए। अमन को लगा कि इसके बाद रोनित बाहर निकलेगा और वहां जाएगा, लेकिन रोनित बाहर नहीं निकला। उसने करीबन आधे पौन घंटे तक इंतजार किया। उसने देखा कि रोनित तो अपने कमरे की लाइट ऑफ करके सो गया है। जब उसे कंफर्म हो गया कि वो बाहर नहीं जाएगा, वो भी अपने रूम में चला गया। उसने 2-3 दिन तक वेट किया कि रोनित आज जाएगा, आज जाएगा, आज जाएगा, लेकिन रोनित रोजाना उसका ये प्रोसेस शुरू हो गया था और वो अपने कमरे की लाइट ऑफ करके सो जाता था। एक बार के लिए तो अमन को ऐसा लगा कि कहीं रोनित को पता तो नहीं लग गया है। वो आकर अपने कमरे में लेट गया और लेटा लेटा वो सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसे वही हमिंग साउंड सुनाई आती है। लेकिन इस बार वो हमिंग साउंड किसी एक जने की नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग एक साथ हम कर रहे हों ऐसी आवाज आ रही थी। वो उठकर अपने रूम से बाहर निकलकर देखता है तो वो देखता है कि रोनित और वो जो 4-5 लड़के उसके रूम में आने लगे थे वो सब के सब एक लाइन में चल रहे हैं, वही हम साउंड निकालते हुए। रोनित की आंखों के सामने सामने वो लोग हॉस्टल गेट से बाहर निकलते हैं। वो जो गार्ड था वो उसके सामने से निकले थे, लेकिन गार्ड तो उसे बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ था। रोनित भी दबे पांव चुपचाप अपनी उसी खुफिया जगह से इन सबको ऑब्जर्व करना शुरू करता है। ये सारे के सारे लोग चलकर वहीं जाते हैं जहां पर रोनित और नेहा जाया करते थे। वहां जाकर ये अपने हाथ ऐसे ऊपर कर लेते हैं और वो हम साउंड वापस से गुनगुनाना शुरू करते हैं और इस तरह से बिहेव कर रहे थे जैसे वो किसी का आह्वान कर रहे हों, वो किसी को बुलाना चाह रहे हों। अब ये सब देखकर अमन को ये तो समझ में आ गया था कि यहाँ जो कुछ भी चल रहा है वो नॉर्मल तो नहीं है और यहाँ पर एक कल्ट सा बनता जा रहा है, मतलब एक ग्रुप बन रहा है जो किसी ना किसी को फॉलो कर रहा है। लेकिन ये सब लोग किसको फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पर क्या चल रहा है वो सब अमन के समझ में नहीं आ रहा था। और तभी उसे अचानक से वो चिट्ठी याद आती है, वो चिट्ठी जो नेहा ने रोनित को दी थी। दिमाग में आते ही वो देखता है कि अभी भी सब लोग वहीं पर खड़े हुए हैं और इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिल सकता है। वो वहां से सीधा भागता है रोनित के कमरे में और वहां जाकर उस चिट्ठी को ढूंढने लगता है। वो इधर उधर सब कुछ उठा पटा कर देखता है और फिर रोनित की ड्रॉर में खोलता है तो उसे वो चिट पड़ी हुई दिखाई देती है। उस चिट को बाहर निकालता है, उसे खोलता है और उसमें उसे लिखा हुआ दिखता है कि रूम नंबर 17 सिर्फ कोई कमरा नहीं है, तुम्हारे जैसे लोग ही उसे जिंदा रखते हैं, हमें अपने दोस्त बढ़ाने होंगे उसे यहाँ लाने के लिए। उसने फटाफट से अपना फोन निकालकर उस चिट्ठी की फोटो ली, उसे ड्रॉर में रखा और ड्रॉर में रखकर जैसे ही घूमते ही अमन की हालत खराब हो गई। उसके सामने थी 2 आंखें, 2 पत्थर की आंखें, अंधेरे के अंदर बिल्कुल मार्बल की तरह चमकती 2 सफेद आंखें जो उसे घूर रही थी उसकी आंखों में आंखें डालकर। उसके मुंह से चीख निकलने वाली थी कि अचानक से वो गायब हो गई। उस चारों तरफ देखा, उसने लाइट ऑन की लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था और लाइट ऑफ करके वापस से फटाफट से उस
रूम से बाहर निकला, उसने साफ साफ वो आंखें देखी थी जो उसके अंदर तक उसको घूर रही थी। ना कोई शेप ना कुछ, सिर्फ हवा में झूलती हुई दो आंखें। वहां से निकलकर फटाफट अमन अपने रूम में पहुंचता है। उसकी सांसें बहुत भारी हो रखी थी क्योंकि बार बार उसकी आंखों के सामने वही मंजर घूम रहा था जो जस्ट अभी उसने देखा था। वो बुरी तरह घबरा गया था। उसने अपने फोन में हनुमान चालीसा चलाई और जैसे तैसे करके उसने वो पूरी रात काटी। पूरी रात उसने अपने कमरे की लाइट जला रखी थी क्योंकि अंधेरा करते ही उसे सिर्फ दिखाई देती थी वो दो आंखें। इस रात के बाद अमन थोड़ा चेंज हो गया था। मैं आपको बता दूं, अमन बहुत स्ट्रांग था, हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। सुबह उठकर हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ किया करता था और उसी के साथ साथ मेडिटेशन भी किया करता था। लेकिन अब इस इंसिडेंट के 2-3 दिन बाद से जब वो मेडिटेट करने, ध्यान लगाने बैठता तो उसके ध्यान में इंटरफेरेंस होता और उसे एक आवाज सुनाई आती, तू मुझे याद रखता है तो मैं तुझे कैसे छोड़ सकती हूँ। ये आवाज सुनकर उसका ध्यान टूट जाता। वो वापस से ध्यान लगाने की कोशिश करता और जैसे वो वापस से डीप स्टेट में पहुंचता, उसको यही आवाज बार बार सुनाई आती थी। रात को जब वो सोता था तो रोनित, नेहा और वो बाकी सारे लड़के उसकी आंखों के सामने खड़े हो जाते थे और उसे बुलाते थे, आजा अमन, अब बस तेरी ही जरूरत है। एक दिन अमन बैठा बैठा हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था और पाठ करते करते वो लाइंस भूल गया। हनुमान चालीसा उसे कंठस्थ थी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने एक लाइन भी ऊपर नीचे की हो। लेकिन 2-3 बार कोशिश करने के बाद भी उसके साथ ये हुआ कि वो बार बार लाइंस भूल रहा था और ये उसके लिए इंडिकेशन था कि कुछ ना कुछ बदल रहा है और अगर उसने कुछ नहीं किया तो हो सकता है वो भी इन लोगों की तरह इस कल्ट का, इस समूह का हिस्सा बन जाए। उसने आओ देखा ना ताओ, तुरंत उसने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट किया, उनको सारी बात बताई। प्रिंसिपल ने सब बातें मानने से मना कर दिया कि क्या बकवास करो। उसने बोला कि बकवास नहीं करो, आप मेरे साथ चलिए, रूम नंबर 17 में चलिए, वहां पर सब कुछ है। उसकी बात सुनकर वो लोग रूम नंबर 17 में गए और जैसे उन्होंने रूम नंबर 17 का दरवाजा खोला तो उन्हें भी दिखाई दी उस रूम की दीवारों पर बनी हुई अजीब अजीब सी आकृतियां और एक शेप पर जाकर सबका ध्यान रुक गया। उन्होंने देखा कि एक मंदिर बना हुआ है लेकिन उल्टा, उसका टॉप नीचे है और बेस ऊपर और उसमें से निकल रहा है एक पीपल का पेड़। उस पीपल के पेड़ पर एक लड़की लटकी हुई है। मंदिर के आसपास कई इंसानों के फिगर बने हुए थे जो अपने हाथ इस तरह से ऊपर करके खड़े हुए थे जैसे उस दिन रात को वो सब लोग खड़े हुए थे। और जो सबसे डिस्टर्बिंग चीज थी वो थी सीढ़ियां। वहां पे एक सीढ़ियां बनी हुई थी जो जमीन के अंदर जा रही थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तुरंत आसपास के जो लोग रहते थे उनको बुलाया गया और उनमें एक बुजुर्ग आदमी साथ में आए थे। वो कमरे के अंदर आए और उन्होंने उस आकृति को देखा और आकृति को देखकर वो बोलते हैं, चंद्रिका है, वही चंद्रिका जिसने 12 साल पहले इस पीपल के पेड़ पर लटक कर अपनी जान दी थी। इसके माँ बाप एक लड़के को पसंद करती थी, इसके माँ बाप उससे शादी नहीं करना चाहते थे, उन्होंने इसकी शादी रोक दी थी और उसके लड़के के माँ बाप से बात करके उस लड़के को उन्होंने यहाँ से बाहर शहर में भेज दिया था। चंद्रिका ये दुख झेल नहीं पाई और उसने इस पीपल के पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी। दूसरे गांव वालों ने बोला कि छोड़ो बाबा, ये तो बहुत पुरानी बात है, उससे इसका क्या लेना देना है। तो बोलता है लेना देना है। जब ये कॉलेज बनना शुरू हुआ तो उस पीपल के पेड़ को काट दिया गया। जो चंद्रिका का घर था, उसका अस्तित्व था, उसकी यादें थी, उसकी याद को मिटाने की कोशिश की गई है, उसके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की गई है और ये सब जो कुछ भी हो रहा है शायद उसका कारण चंद्रिका ही है। तब से उसकी आत्मा शांत नहीं हुई है, लेकिन वो बदला नहीं चाहती है। वो भूल चुकी यादों को जिंदा रखना चाहती है। हर एक वो इंसान जो अंदर से टूटा हुआ है, वो उसके अंदर रहकर अपनी यादों को जिंदा रखना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि जो इंसान अंदर से टूटा हुआ है वही सिर्फ उसकी याद बन सकता है। वो अपने जैसे दर्द में डूबे हुए लोगों का यादों का मंदिर बना रही है, जहां लोग भगवान को नहीं उसे याद रखते हैं। एक जगह जहां कोई उसे भूल ना सके। और अब उसके पास याद रखने वाले बढ़ते जा रहे हैं और यही इस चित्र के अंदर बना हुआ है। उनकी बात सुनकर
कुछ लोग घबरा गए और कुछ लोगों को लगा कि कुछ भी बकवास कर रहे हैं, कुछ भी बात बना रहे हैं। खैर कॉलेज प्रशासन ने रूम नंबर 17 को सील कर दिया। रौनित को और जो बाकी सब लड़के थे उन सबको अलग अलग रूम्स में शिफ्ट कर दिया गया और उनके ऊपर नजर रखी गई। गांव में से ही एक बड़े पंडित जी, विद्वान पंडित जी को बुलाया गया और उसके बाद एक शुद्धि अनुष्ठान करवाया गया। उस अनुष्ठान के साथ साथ ही जो मंदिर बनाया जा रहा था उसका काम भी वहां पर रोक दिया गया। जितना भी थोड़ा बहुत पार्ट बना उसे तोड़ा गया। उसे तोड़ने के बाद जो कटा हुआ पीपल का हिस्सा बचा था उसे जेसीबी की मदद से पूरा जमीन से उखाड़ा गया। उखाड़ने के बाद वो जो पंडित जी आए थे उन्होंने हवन किया और उस हवन के अंदर उस पूरे पीपल के पेड़ को जला दिया गया। उसके बाद जो वो खड्डा हुआ था उसे वापस से भरा गया और वहां पर हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। जितने भी लड़के और नेहा जो अमन की नजर में थे, इन सबसे अफेक्टेड थे, उन सबकी लिए भी पूजा वगैरह की गई। और तब के बाद मतलब उस मोमेंट के बाद से ये लोग थोड़ा स्टेबल हुए थे। जब इन लोगों को बताया गया कि रात को ये क्या किया करते थे तो इन्हें कुछ भी याद नहीं था, जैसे ये किसी हिप्नोटिज्म में जी रहे हो। दिन में लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जिया करते थे, लेकिन रात को 12 बजे के बाद इन लोगों को पता नहीं क्या हो जाता था। धीरे धीरे एक एक करके लोग जुड़ते जा रहे थे। कुछ टाइम बाद अभय भी वापस आया। उसे जब पता लगा तो उसे रियलाइज हुआ कि हाँ, कहीं ना कहीं उसके साथ भी सब हुआ था और सबसे पहली बार उसने देखी थी वो पथरीली आंखें, जिसके बाद सब कुछ शुरू हुआ था। और इस तरह से इस हॉस्टल के अंदर, इस बॉयज हॉस्टल के अंदर लोगों को देखने को मिला एक ऐसा एक्सपीरियंस, एक ऐसी कहानी, एक ऐसा इंसिडेंट जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और एक ऐसी एंटिटी जो किसी एक इंसान को नहीं पजेस कर रही थी, वो धीरे धीरे करके अपना एक ग्रुप बना रही थी। पता नहीं वो उस ग्रुप से क्या करवाती क्या नहीं, ये तो कोई भी नहीं जानता। लेकिन आज भी कई बार अमन को जब वो अंधेरे में होता है वो आंखें नजर आ जाती है। उसके बाद दोबारा कभी हॉस्टल के अंदर किसी लड़के के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो हमिंग साउंड आज भी अमन को याद है। वो रातें उसे याद है जब ये सब लोग वहां पर जाया करते थे और वो इन्वेस्टिगेशन जो उसने किया। और ये सब बातें उन्होंने शेयर की शैलेश के साथ, जिन्होंने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की है। तो ये थी कहानी उत्तराखंड के इस बॉयज हॉस्टल की। आई होप आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। हमें कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।